नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति पीसीएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों हम लोग जुड़ चुके हैं अपने 72वीं बीपीएससी का जो हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जो बिहार स्पेशल का रिवीजन कर रहे हैं इसमें। और आज से हम प्रॉपर ज्योग्राफी का रिवीजन करेंगे। क्लास नंबर फर्स्ट है आपका, तो बहुत ही बेसिक जो क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी के पूछे गए हैं, बिहार ज्योग्राफी के जो पूछे गए हैं उन पर जो है हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से आप जैसा प्रतिदिन हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं, वैसा ही आज भी आप करेंगे और बहुत बेहतर तरीके से आप सभी को कनेक्ट करेंगे जो प्रश्न यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो भी बच्चे हमारे संस्थान संस्कृति आईएएस से जुड़ना चाहते हैं, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, एमपी पीसीएस और आरएएस के लिए, मुख्य रूप से हमारा जो पीसीएस फाउंडेशन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी संपूर्ण तरीके से कराई जाती है। तो अगर आप इस कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, यहाँ पर किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं, तो आपके लिए एक विशेष जो है समर एंड सेल में एक जो ऑफर आपको दिया जा रहा है, मोर देन 80% का ऑफ आपके इन सभी कोर्स पर आपको देखने को मिलेगा। ध्यान रखिएगा 27 जून 2026 तक इसकी वैलिडिटी है, तो इससे पहले आप अपना एनरोलमेंट जरूर करा लीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो है यह ऑफर एंड हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 9555124124, इस पर आप कांटेक्ट करिएगा और अच्छे तरीके से कनेक्ट करिएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अपनी वेबसाइट है sanskritIAS.com, तो इस पर भी आप विजिट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए चलते हैं हम लोग अपने आज के पहले नंबर के क्वेश्चन पर और इस पर बात करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, बिहार राज्य किन देशांतर के बीच अवस्थित है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको बताना है बहुत अच्छे तरीके से, और अगर आप जो है जो अक्षांश और देशांतर है इसको ठीक से पढ़े हैं तो आप बिहार राज्य को बहुत बेहतर तरीके से आप जो है बता पाएंगे कि जो है इसका जो देशांतरी जो है विस्तार है वह कहाँ से कहाँ तक है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो एक बार जितने लोग, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सभी लोग इस प्रश्न का जवाब देंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप जो है आंसर करेंगे। ठीक है, तो एक बार जवाब दीजिए जल्दी से आप लोग। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहले जो सही आंसर है वह देख लीजिए। लगभग आप देखेंगे तो जो 83 डिग्री पूर्व से लेकर 88 डिग्री पूर्व तक जो देशांतरी विस्तार है, अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है आपको बिहार देखने को मिल जाता है। दोस्तों एक बार आप देखेंगे मैप बिहार का, मुझे लगता है ज़्यादा क्लियरिटी तब आपको हो पाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप तब क्लियर हो पाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप, यह ग्लोब है, मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है, और यहाँ से आप देखेंगे बिल्कुल एकदम जो, हाँ, जो आप देखेंगे 0 डिग्री जो रेखा है वह आपको देखने को मिलती है, और ऊपर जो है आपको उत्तरी गोलार्ध, नीचे आपको दक्षिणी गोलार्ध जो है देखने को मिलता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से जो भारत की स्थिति है वह कहाँ पर है, एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं हमारे पृथ्वी पर, है ना, कुछ जो है वर्टिकल, कुछ पैरेलल लाइन खींची गई हैं। इस प्रकार से आप लोग जानते होंगे यह काल्पनिक रेखाएं हैं दोस्तों, और इन रेखाओं को ही आप देखेंगे जो आप उत्तर से लेकर, है ना, उत्तर से लेकर जो दक्षिण तक जो है आप लाइनें देख रहे हैं, इस प्रकार से पैरेलल पड़ी हुई लाइनें, इसको हम जो है मुख्य रूप से अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो और बाकी जो है आप देखेंगे जो खड़ी लाइन आपको दिख रही है उसको आप क्या कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार इसी के आधार पर जो है किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि जो हमारा बिहार है वह मुख्य रूप से, जैसा कि हमने बताया, 83 डिग्री 90 मिनट जो है 50 सेकंड जो पूर्वी देशांतर है, इससे लेकर 88 डिग्री तक इसका विस्तार एग्जैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस पर आप गौर करिएगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, यह पूर्वी देशांतर में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, पूर्वी देशांतर में आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इस देशांतरी विस्तार के कारण ही बिहार की जो पूर्व से पश्चिम के बीच की जो कुल चौड़ाई है, लगभग वह आपको जो है यहाँ से, यह आपका पूर्व है, यह आपका पश्चिम है और यह पूर्व है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई की बात करी जा रही है वह भी आप ध्यान रखेंगे कि देशांतरी विस्तार के कारण ही बिहार की पूर्व से पश्चिम के बीच जो कुल चौड़ाई है वो कितनी है, 483 किलोमीटर है। ठीक है, तो आप विशेष तौर पर इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे 24 डिग्री
20 मिनट से लेकर अगर आप गौर करेंगे तो 27 डिग्री 31 मिनट तक जो मुख्य रूप से इसका अक्षांशीय विस्तार है वह आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो इस पर आप विशेष तौर पर गौर करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप एक चीज़ बहुत बेहतर तरीके से गौर करेंगे, यह हमारा जो है सबसे जो उत्तरी अक्षांश का सबसे जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे जो दक्षिणतम बिंदु वह देखने को मिलेगा और सबसे उत्तरतम बिंदु यह देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है आप देखेंगे यह उत्तरी अक्षांश का निर्धारण हो रहा है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप गौर करेंगे सबसे जो हमारा लास्ट आप देखेंगे जो मुख्य रूप से देशांतर है, जो यहाँ पर पश्चिमी विस्तार आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होकर और यहाँ पूर्वी देशांतर की बात करें तो यहाँ तक आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो विशेष तौर पर आप ध्यान रखेंगे और इसी के अनुसार ही जो जो लंबाई है और जो चौड़ाई है वह मापी जाती है, यह भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ें, समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। अब पूछा जा रहा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है कितना? 94,200 वर्ग किलोमीटर, 94,316 वर्ग किलोमीटर, 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,526 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों आप गौर करेंगे तो जो 67वीं बीपीएससी का री एग्जाम हुआ था प्री 2022 और जो 40वां बीपीएससी का आपका प्री एग्जाम 1995 में हुआ था, उन दोनों में प्रश्न पूछा गया। आप देख सकते हैं 40वीं के बाद सीधे 67वीं में प्रश्न पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल आप इस बात से श्योर रहेंगे, आप इस बात का तो अनुमान लगा पा रहे होंगे कि कोई इसमें बड़ी बात नहीं है कि अभी जो है जब हम 72 बीपीएससी का जब सेकंड का जो आपका बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्जाम देखेंगे तो इसमें हो सकता है कोई आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाए जो 58वीं बीपीएससी में पूछी गई हो, है ना, या फिर 64वीं बीपीएससी में पूछी गई हो, तो यह जो है पूछा जा सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पीवाईक्यू भी जो है बहुत अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है, यह भी एक रीजन है। साथ ही साथ थीम के बारे में तो मैं विशेष तौर पर आपसे बात करता हूं कि वह जानने का सिर्फ एकमात्र स्रोत यही आपका पीवाईक्यू ही है। ठीक है, अब आप बता दीजिएगा कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है अपने बिहार राज्य का। तो दोस्तों अगर हम बिहार राज्य के कुल वास्तविक भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें, जैसा कि यहाँ पर आप मैप में देख रहे हैं अपने बिहार राज्य को, तो इसका आप गौर करेंगे जो अपना बिहार राज्य है इसका कुल वास्तविक भौगोलिक क्षेत्रफल 94,000 आप गौर करेंगे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, यह ध्यान रखिएगा, यह अपने बिहार का जो क्षेत्रफल है वह आपको नजर आएगा। ठीक है, और यह आप देखेंगे तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो हमारे देश का भौगोलिक क्षेत्रफल है उसका कितना परसेंट हिस्सा कवर करता है, तो ध्यान रखिएगा 2.86% जो हिस्सा है वह कवर करता है। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो बिहार भारत का जो 12वें नंबर का, यह भी ध्यान रखिएगा 12 नंबर का जो है सबसे बड़ा राज्य आपको नजर आएगा। तो यह छोटी छोटी बेसिक बातें हैं इस प्रश्न के संदर्भ में, इसको भी आपको ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगार के समानांतर, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, रोहतास पठार के पूर्वी कगार के समानांतर और जो राजमहल की पहाड़ियां हैं इनके पश्चिमी सीमा के समानांतर। ठीक है, तो आप देखेंगे मुख्य रूप से अगर हम बिहार के मैप की बात करें बहुत अच्छे तरीके से तो आप गौर करेंगे जो अपने बिहार का मैप है कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलता है ना, कुछ इसी प्रकार से देखने को मिल रहा है। और अगर हम विशेष तौर पर बिहार के अगर हम जो है बिहार के तराई प्रदेश की बात करें तो आपको पता होगा कि हमारी गंगा नदी जो है बीचों बीच से जो है निकल रही है। और आप गौर करेंगे, अगर आप गौर करेंगे तो मुख्य रूप से जो तराई क्षेत्र है वह हिमालय का जो पादी भाग है यही आपको देखने को मिलता है। जैसा कि अगर हम थोड़ा मैप में और क्लियरिटी मैप के माध्यम से और क्लियरिटी लाना चाहें इस कॉन्सेप्ट का तो इस वाले मैप में ज़्यादा अच्छा आपको देखने को मिल पाएगा, है ना, इस वाले पर ज़्यादा आपको बेहतर देखने को मिल पाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर अच्छा मैंने एक मैप ऐड किया है, मुझे लग रहा है कि इसमें ऐड किया है तराई प्रदेश से संबंधित, हाँ ये तो ऐड है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर तो बिहार का जो तराई प्रदेश है राज्य का जो उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी भाग है इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब उत्तरी पश्चिमी कौन सा भाग है, तो यह मान लीजिए आपका मुख्य रूप से उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूर्व है और यह पश्चिम है। ठीक है, अब आपसे बात किया जा रहा है, मान लीजिए यहाँ बिहार आपका लोकेट है ना, तो उत्तरी पश्चिमी मतलब इस किनारे पर बात कर रहा है तो उत्तरी पश्चिमी में आपका कौन सा क्षेत्र आएगा, यही क्षेत्र आपका जो पश्चिमी चंपारण पूर्वी चंपारण यह देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर यह क्षेत्र मुख्य रूप से भारत नेपाल के सीमा के समानांतर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से सीमा के समानांतर जो पश्चिमी चंपारण है इससे लेकर पूर्व में आप देखेंगे यहाँ से लेकर ऐसे जो है फैला हुआ जो किशनगंज है ना, यहाँ
यहाँ तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है, जिसको तराई प्रदेश के नाम से आप जानते हैं। हमने आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया भी है बहुत अच्छे तरीके से। जिन लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा होगा मुझसे, हमने उनको डिटेल में बताया है इस पट्टी के बारे में, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, यह क्षेत्र मुख्य रूप से भारत नेपाल सीमा के समानांतर पश्चिम में जो पश्चिमी चंपारण है, यहाँ से लेकर आप देखेंगे तो पूर्व में जो किशनगंज है वहां तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ दिखाई देगा। और ध्यान रखिएगा, यह दलदली मिट्टी और घने जंगल यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। पश्चिमी चंपारण का जो एकदम उत्तरी भाग है उस पर आप गौर करेंगे तो पूरा जंगल है, हिमालय का पहाड़ी क्षेत्र है वह, है ना। तो इस पर आप गौर करेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वह कौन सा होगा, भारत नेपाल सीमा की समानांतर जो है बिहार के तराई प्रदेश का जो विस्तार है वह आपको दिखाई दे देता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कोई कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का कोई डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और बहुत अच्छे तरीके से अगले क्वेश्चन पर गौर करते हैं। बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? ठीक है, रोहतास, बक्सर, कैमूर और औरंगाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर हमने मैप दिखाया है, आप शायद मैप को देखे होंगे तो आपको पता भी होगा कि सबसे पश्चिमी जिला, सबसे पूर्वी जिला, सबसे जो है दक्षिणी जिला, सबसे उत्तरी जिला कौन कौन सा है। तो आइए एक बार फिर से मैप पर नजर डालिए, फिर आप आंसर करते रहिए। तो यह आपका जो है बिहार का मैप है ना, और इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट तो आपको देखने को मिल ही रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा गया कि बिहार का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो आप देखेंगे पश्चिम ये है ना। और पश्चिम में अगर हम बात करें तो बिहार का सबसे पश्चिमी जिला आपको देखने को मिलता है कौन सा, कैमूर। देखेंगे यहाँ पर कैमूर की सीमा उत्तर प्रदेश से जो है प्रॉपर लगती हुई आपको नजर आएगी, है ना, यही उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर जो है आप देखेंगे सबसे लास्ट पॉइंट है, आप देखेंगे लगभग सारे जिले यहीं तक आपको सिमटते हुए दिखाई दे देते हैं, यहाँ तक, है ना। कैमूर थोड़ा सा और आगे आपको बढ़ा हुआ दिखाई देगा, तो आप देखेंगे सबसे पश्चिमी जिला आपका कैमूर ही हो जाएगा। अब बात करें सबसे पूर्वी जिले की, तो थोड़ा सा इस पर भी आप गौर करेंगे। सबसे पूर्वी जिला आपका कौन सा देखने को मिलेगा, तो किशनगंज। यहाँ आप देखेंगे जो किशनगंज है वह यहाँ तक फैला हुआ है, और आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करते हुए नजर आपको आ जाता है। इसके अलावा सबसे दक्षिणी जिला की बात करें तो गया को आप देखेंगे सबसे नीचे, यहाँ पर झारखंड से कनेक्टेड है, झारखंड राज्य से सीमा साझा करता है। तो यह गया जिला आप देखेंगे सबसे लास्ट पॉइंट आपका यहाँ जो नजर आएगा वह जो है आपको, आप इस पर अगर गौर करेंगे तो सबसे दक्षिणी जिला आपको नजर आता है। इसी प्रकार सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो पश्चिमी चंपारण देखेंगे, इसकी सीमा यहाँ तक आपको देखने को मिल रही है, नेपाल के साथ साझा हो रही है, और यह सबसे आपका उत्तरी जिला है। ठीक है, तो इसके बारे में तो मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आपको अच्छे तरीके से यह सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि झारखंड की सीमा से लगने वाले बिहार के जिलों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो आप बताएंगे। तो झारखंड की सीमा से लगने वाले बिहार की जिलों की संख्या आप देखेंगे तो यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से कौन कौन से हैं। पहले आप देखेंगे तो आपको मुख्य रूप से अगर झारखंड से हम गौर करें तो स्टार्ट आपको कहां से करना पड़ेगा, तो आप रोहतास से इसकी शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर सीमा साझा हो रहा है रोहतास की, तो रोहतास, फिर आपको औरंगाबाद मिलेगा, फिर आपको गया मिलेगा, फिर आपको नवादा मिलेगा, फिर आपको जमुई देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो मुख्य रूप से बांका देखने को मिलेगा, भागलपुर देखने को मिलेगा, है ना, और फिर आपको कटिहार देखने को मिलेगा। तो टोटल आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 जिले ऐसे हैं जो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहे हैं बिहार के। ठीक है, इन 8 जिलों को आप विशेष तौर पर एक बार रट लीजिएगा, इनको ध्यान रख लीजिएगा, चाहे जैसे आपको नाम ध्यान रखना पड़े इस पर आप गौर कर लीजिएगा। ठीक है, कोई डाउट? चलिए, तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे तरीके से इनको भी कनेक्ट करेंगे दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से इन पर भी अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा 8 जिले। ओके, है ना। चलिए आगे बढ़ें, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों की सीमा से लगता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, इसके बारे में भी हम बहुत अच्छे तरीके से बात कर लेते हैं, है ना। हाँ, तो यहां पर अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर सेट कर लेता हूं तो आपके लिए ज्यादा ठीक रहेगा। हाँ, यह प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला झारखंड एवं उत्तर प्रदेश दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो फिर एक बार हम लोग मैप की तरफ आएंगे और यहाँ पर मैप पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपको आना है उत्तर प्रदेश से जो सीमावर्ती क्षेत्र वाले जिले हैं उन पर जो है ना। तो यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश देखने को मिल रहा है पश्चिम में, बिल्कुल, है ना, बिहार के पश्चिम में। तो आप इस पर आप गौर करेंगे कौन कौन सा जिला है जो है मुख्य रूप से जो विकल्प में आपको देखने को मिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगता है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन पर गौर करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन में
में देखेंगे तो गया, कैमूर, रोहतास और कटिहार दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बस देखना है कि गया, कैमूर, रोहतास और कटिहार में कौन सा जिला है। तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से पाएंगे कि बिहार का जो मुख्य रूप से अगर यहाँ पर, हाँ, बिहार के रोहतास जिला की बात करें तो यह झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप इस पॉइंट पर नजर अगर आप डालेंगे तो मुख्य रूप से यहाँ इधर झारखंड है और इधर यूपी है। ठीक है, और रोहतास की सीमा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, यह रोहतास वाला क्षेत्र है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो सीमा साझा हो रही है यूपी से भी हो रही है और झारखंड से भी हो रही है। तो यह बहुत ही एक टेक्निकल प्रश्न आपके लिए हो सकता है। बिहार का रोहतास जिला जो है झारखंड और जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश है, दोनों राज्यों के बीच अपनी सीमा को साझा करता हुआ नजर आएगा। रोहतास की पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश, ठीक है, देखिए आप पश्चिम में, और आप देखेंगे जो दक्षिणी सीमा है यह झारखंड से लग रही है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप इसको क्लियर करेंगे और ठीक तरीके से कनेक्ट करेंगे कि जो रोहतास है आपका, वह आपका आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से जो सीमा साझा कर रहा है वह मुख्य रूप से बहुत अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम में सीमा साझा कर रहा है, और यहीं पर अगर हम बात करें तो दक्षिण में तो झारखंड से सीमा साझा करते हुए नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान रखिएगा उत्तर जो है आप देखेंगे रोहतास की पश्चिमी सीमा उत्तर प्रदेश और दक्षिणी सीमा झारखंड राज्य से लगती है, तो क्लियर हो गया। अब ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं वह कौन कौन से हैं, उनका भी नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप गौर करेंगे उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा साझा कर रहे हैं उसमें सबसे पहले तो आपको रोहतास ही देखने को मिला यहाँ। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपको कैमूर देखने को मिलेगा, फिर बक्सर देखने को मिलेगा, है ना। बक्सर के बाद आप देखेंगे तो मुख्य रूप से आरा भोजपुर देखने को मिलेगा यहाँ पर ये। ठीक है, इसको स्किप मत करिएगा। कई बार क्या होता है लोग बक्सर के बाद सीधे सारण की तरफ पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से सिवान की तरफ पहुंच जाते हैं और गोपालगंज होते हुए पश्चिमी चंपारण पहुंच जाएंगे, भोजपुर छोड़ देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा रोहतास, कैमूर, बक्सर, आरा भोजपुर, सिवान, गोपालगंज, पश्चिमी चंपारण और मुख्य रूप से यहाँ पर सारण की बात करें तो यह सभी आप देखेंगे सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, तो कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण, इतने जो है डिस्ट्रिक्ट हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं। झारखंड के साथ हमने सीमा साझा करने वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको बता ही दिया। इतने डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रखिएगा जो मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है पश्चिम बंगाल की सीमा से लगने वाले बिहार के जिलों की संख्या कितनी है। फिर आप एक बार मैप पर आ जाइए और आप देखेंगे पश्चिम बंगाल आपका यहाँ देखने को मिल रहा है ना, बिल्कुल पूरब में बिहार के, है ना। तो आप अगर गौर करेंगे तो पश्चिम बंगाल की साथ सीमा लगने वाले बिहार के जिलों की संख्या आपको 3 देखने को मिलेगी। कौन कौन से, तो आप यहाँ पर कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया का नाम ध्यान रखिएगा। यह आपका किशनगंज है, बीच में आपका पूर्णिया है और फिर नीचे आपका कटिहार है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण का क्रम यह ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे तरीके से, या दक्षिण से उत्तर का क्रम ध्यान रखिएगा। कई बार क्रम भी लगाने के लिए पूछ लिया जाता है एग्जाम में। यूपी पीसीएस का बहुत ही एक फेवरेट जो है यह तरीका है कि वह जो है मुख्य रूप से बोल देगा कि पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करने वाले बिहार के उन डिस्ट्रिक्ट को मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण क्रम में बताइए या दक्षिण से उत्तर क्रम में सजाइए। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न वह जनरेट करता है। तो आप देख लेंगे नीचे आपको कटिहार, फिर पूर्णिया, फिर आपको किशनगंज देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे तरीके से इसको भी कनेक्ट करके रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कितने जो है जिलों की संख्या है, तो 3 जो है ना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 3 जिले हैं जो यहाँ से सीमा साझा कर रहे हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कहा जा रहा है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, अब मुझे लगता है कि एक बार फिर अपने को मैप पर आने की आवश्यकता है और एक बार आप सभी लोग फिर से जो है मैप पर आएंगे, है ना। आइए, तो यहाँ पर हम जो है मैप पर आते हैं। ऊपर आपको नेपाल देखने को मिलेगा उत्तर में, है ना। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर नेपाल से सीमा साझा करने वाले जो जिले हैं उनको आप एक बार पहले गौर करेंगे तो आप देखेंगे नेपाल से सीमा बनाने वाले जिले में अगर हम जो है पश्चिम से पूरब की तरफ बढ़ें तो सबसे पहले पश्चिमी चंपारण आपको देखने को मिलेगा, फिर पूर्वी चंपारण देखने को मिलेगा, फिर आपको सीतामढ़ी देखने को मिलेगा, फिर आप आएंगे आगे मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ठीक है, तो इतने डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ अपने सीमा साझा कर रहे हैं, है ना। और आप देखेंगे तो बिहार के कुल 7 जिले नेपाल के साथ लगभग
726 726 किलोमीटर लंबी जो एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह साझा करते हैं। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाला भी राज्य अपना उत्तर प्रदेश है, जो कि नेपाल से बिहार है, जो कि नेपाल से कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, पूर्णिया जिला जो विकल्प में आपको देखने को मिलेगा, यह आप यहाँ पर आप गौर करेंगे तो पूर्णिया बीच में है, और जो कि आप देखेंगे यह जो है पश्चिम बंगाल से सीमा आपको साझा करते हुए नजर आ जाता है। नीचे है, इसके ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ मैप में अगर आप देखेंगे तो पूर्णिया के ऊपर किशनगंज है और अररिया है। यह दोनों जो है डिस्ट्रिक्ट आपके सीमा साझा कर रहे हैं नेपाल से। ठीक है, सिर्फ पूर्णिया ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा यहाँ, जो मुख्य रूप से सीमा साझा नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। समझ में आया? कहीं कोई डाउट? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है? ठीक है, भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, तो मुख्य रूप से ये वाला जो पार्ट है बिहार का, मान लीजिए बिहार को मैं ऐसे प्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो उत्तर पश्चिमी वाला भाग यही तो होगा, है ना। तो यह जो है इसके बारे में पूछा जा रहा है कि यह किससे घिरा है? सोमेश्वर पहाड़ी, कैमूर पठार, नवादा पहाड़ी प्रदेश, राजगीर पहाड़ी प्रदेश। तो आपको जो है मुख्य रूप से जो पहाड़ी भाग का जो बाइफर्केशन है, यह अगर आपको पता होगा, मैप आपने सही से देखा होगा, तो आप इस प्रश्न का जवाब तुरंत दे देंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे जो सोमेश्वर पहाड़ी है ना, सोमेश्वर पहाड़ी बिहार राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में मुख्यतः आप देखेंगे तो पश्चिमी चंपारण में आपको स्थित दिखाई दे देगी यहाँ पर, है ना। जो सोमेश्वर पहाड़ी श्रृंखला यहीं पर आपको देखने को नजर आएगी। तो आप गौर करिएगा, यहाँ पर मुख्यतः यह जो है पश्चिमी चंपारण में स्थित है। और यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन पर गौर करेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी आकृति उत्तर पश्चिम भाग में, तो यहाँ पर पश्चिमी चंपारण है, उत्तर पश्चिम भाग यही है, तो सोमेश्वर पहाड़ी प्रदेशी वाला भाग यह आपको नजर आता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा, यह हिमालय की जो शिवालिक श्रेणी है उसका एक हिस्सा है। तो आपसे कई बार प्रश्न पूछा जा सकता है, तो शिवालिक श्रेणी का नाम आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा और अच्छे तरीके से आप कनेक्ट करिएगा जो शिवालिक श्रेणी है ना। जो शिवालिक श्रेणी है इसको आप बहुत अच्छे तरीके से गौर करिएगा। शिवालिक श्रेणी से आप देखेंगे तो यह जो है सीमा साझा शिवालिक श्रेणी से ही जो है यह कनेक्टेड आपको दिखाई दे देगी। ठीक है, और आप देखिएगा बिहार की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी भी यही मानी जाती है। ठीक है, जो सोमेश्वर पहाड़ी वाला जो है श्रेणी है। और अगर हम बात करें तो जिसकी सर्वोच्च चोटी जो है सोमेश्वर किला है। और यहाँ पर अगर हम बात करें सोमेश्वर किला की, है ना, जो सोमेश्वर किला है इसकी अगर हम बात करें तो इस किला की जो हाइट है इस पर आप गौर करेंगे लगभग जो है 880 मीटर आपको नजर आएगा। ठीक है, 880 मीटर नजर आएगा। ध्यान रखिएगा। और यह क्षेत्र भारत और नेपाल के बीच प्राकृतिक सीमा का भी निर्माण करता है, एक प्राकृतिक सीमा जो है बनाता है। ध्यान रखिएगा, कैमूर पठार की बात करें तो बिहार के दक्षिणी जो भाग है, यहाँ पर और ऑप्शन में देखेंगे तो कैमूर पठार बिहार के दक्षिणी पश्चिम भाग जैसे रोहतास और कैमूर जिले की बात करें तो उसमें स्थित दिखाई देगा। और जो आप देखेंगे गौर करेंगे तो जो विंध्याचल श्रेणी है इसका पूर्वी हिस्सा आपको नजर आ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार नवादा पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो ध्यान रखिएगा, यह बिहार के दक्षिणी भाग में जो मगध संभाग है जो झारखंड की सीमा के पास है इसके अंतर्गत आता है, जो नवादा पहाड़ी बिहार है। ठीक है, प्रदेश बिहार है। इसकी बात करें तो राजगीर पहाड़ी प्रदेश की बात करें तो मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण बिहार के नालंदा जिले में स्थित है, जो दक्षिण बिहार के मैदान के बीच एकाकी पहाड़ियों में से एक आपको नजर आता है। तो राजगीर पहाड़ी प्रदेश भी आप गौर करेंगे। ठीक, यहाँ अच्छे तरीके से क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ। कहा जा रहा है कि बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों में से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत शानदार प्रश्न है। आप देखेंगे 69वीं बीपीएससी में पूछा गया है। और अब दोस्तों इसी प्रकार का प्रश्न आप देखेंगे तो पूछे जाने की संभावना अभी 72वीं में भी बनी हुई है। ठीक है, तो आप एक बार मिलाएंगे बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कनेक्ट करेंगे, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं ठीक ढंग से। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पहले धारवाड़ चट्टान प्रणाली देखने को मिल रहा है। तो धारवाड़ चट्टान प्रणाली की बात करें तो सबसे पुराना आर्कियन रॉक सिस्टम का यह हिस्सा है, आप लोग जानते होंगे। और यह एक जो आर्कियन रॉक सिस्टम है इसका हिस्सा हुआ करता है ना। तो यहाँ पर पहले का जो ऑप्शन है जो मिलान है वह 3 से हो जाएगा। अब देखिए 4 3 2 1, अगर आपको सिर्फ एक ही जो है मिलान आपको पता है तो आप तुरंत आंसर लगा देंगे कि सर इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा और आगे भी आप नोट कर लीजिएगा। अगर हम बात करें बी का
विंध्यन चट्टान प्रणाली है तो आप बी का देखेंगे। चौथा जो है बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और जो सेल है इसके मुख्य घटक है, इसके लिए काफी प्रसिद्ध है। तो विंध्यन चट्टान प्रणाली को 4 से कनेक्ट करेंगे। इसके बाद क्वार्टरनरी चट्टान प्रणाली की बात करें तो आप देखेंगे हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की गाद आदि के तीव्र जमाव से निर्मित हुआ है जो क्वार्टरनरी चट्टान प्रणाली है, तो 1 से इसको कनेक्ट करेंगे। और यहाँ पर डी की बात करें जो तृतीयक चट्टान प्रणाली है, इसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर आप देखेंगे पश्चिमी चंपारण जिले में यह पाई जा सकती है। इस पर आप गौर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, विंध्यन जो चट्टान प्रणाली इसको बहुत अच्छे तरीके से आप गौर करिएगा। इसके अलावा आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो यह चट्टान प्रणाली है दक्षिण पश्चिम बिहार जो कैमूर और रोहतास जिला है इसमें पाई जाती है। इनका उपयोग आप देखेंगे तो सीमेंट उद्योग और जो भवन निर्माण सामग्री है इसके लिए किया जाता है। क्वार्टरनरी चट्टान प्रणाली की बात करें तो हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की गाद आदि के तीव्र के जमाव से निर्मित होता है और यह गंगा का जो विशाल मैदान का निर्माण है वह यही करता है। और जो नदियों द्वारा लाए गए जो जलोढ़ हैं, जो जलोढ़ का मतलब जो गाद और जो बालू और जो मिट्टी है इसके जमाव से बना है और यह बिहार का सबसे नया भौगोलिक हिस्सा है दोस्तों। तृतीय टर्शियरी चट्टान प्रणाली की बात करें तो आपको मैंने पढ़ाया ज्योग्राफी में कि पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती हैं और यह हिमालय की शिवालिक श्रेणियों का हिस्सा है और बिहार के उत्तर पश्चिम भाग मुख्यतः पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। ठीक है, तो इस पर आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, इस पर आप गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने जो है क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करते हैं ठीक ढंग से। बिहार के निम्न हिस्से में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पठार, खड़गपुर पहाड़ी, उत्तर गंगा मैदान, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। दोस्तों ध्यान रखिएगा, धारवाड़ चट्टानें सबसे पुरानी प्री जो कैम्ब्रियन काल है यह आप देखेंगे तो मुख्य रूप से यह बिहार के मुख्य रूप से आप देखेंगे तो बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग, जैसे अगर हम बात करें मुंगेर की तो इसकी खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, नवादा और गया जिले में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जो धारवाड़ चट्टान है इसके बारे में आप ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे भूतात्विक दृष्टि से दी गई श्रेणियों में सबसे प्राचीनतम जो है यह आपको नजर आएगी और विंध्यन चट्टान की बात करें तो आप देखेंगे प्री कैम्ब्रियन काल की नजर आएगी और यह बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग जैसे कैमूर और रोहतास पठार में स्थित है और ये धारवाड़ चट्टानों के बाद की है। ठीक है, टर्शियरी चट्टान की बात करें यहाँ पर तो आप टर्शियरी चट्टान के बारे में जानते हैं, यह सीनोजोइक युग के संदर्भ में आपको नजर आती है और यह बिहार के उत्तर पश्चिमी हिमालय भाग जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है और जो रामनगर दून है इसमें स्थित है, जो टेथिस सागर के मलबे से हिमालय के निर्माण के समय बनी हुई है। ठीक है, तो टर्शियरी चट्टान के बारे में भी ध्यान रखिएगा। क्वार्टरनरी चट्टान की बात करें तो इसके बारे में और बहुत अच्छे तरीके से एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वार्टरनरी चट्टान आप देखेंगे तो मुख्य रूप से जो प्लिस्टोसीन काल है ना, जो प्लिस्टोसीन काल है इसकी बात करें तो प्लिस्टो जो है सीन टाइम की आपको नजर आ जाती है और इसके अंतर्गत उत्तर गंगा मैदान, संपूर्ण गंगा का मैदानी भाग आता है और मुख्य रूप से आप देखेंगे जो नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है और यह सबसे नया हिस्सा भी आपको नजर आएगा। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। ठीक है, पुराना आपसे पूछा जा रहा है तो आप एक बार बताएंगे अच्छे तरीके से। तो हमने बताया धारवाड़ चट्टानों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से और हमने बताया कि भूतात्विक दृष्टि से यह जो है भूतात्विक दृष्टि से दी गई श्रेणी में से सबसे प्राचीनतम है आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, तो आप गौर करेंगे इस पर और अच्छे तरीके से कनेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृति खंड झारखंड के साथ सीमा साझा नहीं करता? ठीक है, यह प्रश्न आप देखेंगे अभी जो है सीडीपीओ प्री 2018 का जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो आप बताएंगे, आप एक बार आंसर करेंगे। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा बिहार का मिथिला मैदानी जो भौगोलिक खंड है यह उत्तरी बिहार का हिस्सा है। ठीक है, ऑप्शन डी में आपको नजर आ रहा है और जो उत्तर में नेपाल की सीमा के पास स्थित है यह झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, नहीं पूछा जा रहा है तो ध्यान रखिएगा, है ना। और बाकी मगध, अंग और गंगा सोन विभाजन की बात करें तो इन पर भी थोड़ा गौर करेंगे। गंगा सोन विभाजन की अगर हम चर्चा करें तो आप ध्यान रखिएगा यह दक्षिणी बिहार का हिस्सा है। झारखंड की सीमा के निकटवर्ती क्षेत्र जैसे रोहतास आदि से प्रभावित होने के कारण झारखंड के साथ सीमावर्ती संपर्क रखता है। अंग मैदान की बात करें तो मुख्य रूप से अंग मैदान के बारे में ध्यान रखिएगा बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग मुख्य रूप से भागलपुर आज का जो आप देख रहे हैं, बांका देख रहे हैं आदि इसमें स्थित है जो झारखंड के साथ सीधे सीमा साझा करता है। और मगध के मैदान की भी बात करें तो मगध का मैदान भी दक्षिणी बिहार के मध्य पश्चिमी भाग जिसमें गया, नवादा, औरंगाबाद आदि आपको देखने को मिलेगा, तो इसमें फैला हुआ है
और मुख्य रूप से जिसकी सीमाएं आपको झारखंड राज्य से सटीक रूप से मिलते हुए दिखाई दे देती हैं। ठीक है, बस एक जो है मिथिला का मैदान यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से स्पष्ट रखना है कि यह मैदानी भाग जो है भौगोलिक खंड जो हम जिसकी बात कर रहे हैं उत्तरी बिहार का हिस्सा है। ठीक है, चलिए तो इस पर जो है आप गौर करेंगे का हिस्सा जो उत्तरी नेपाल की सीमा के पास स्थित है ना। ठीक है, और यही जो है सीमा साझा नहीं करता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? हिस्ट्री में तो आपने खूब पढ़ा है, हमने आपको बताया है मल्टीपल टाइम। एक बार आप लोग अब जवाब देंगे। ठीक है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो बिहार का प्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। राजगीर को घेरने वाली इन 5 पवित्र पहाड़ियों के नाम की बात करें तो रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी और उदयगिरी आपको नजर आती है। ठीक है, तो आप नाम रट लीजिएगा जो मुख्य रूप से राजगीर है और जो यहाँ पर जो है 5 पहाड़ियों से घिरी हुई है। ठीक है, रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी, उदयगिरी। ठीक है, रत्नागिरी मुझे लगता है कि नोट कर देना चाहिए, नहीं तो आप लोग इसको फिर ध्यान नहीं देंगे। वैसे पीडीएफ में रहेगा तो आप मुख्य रूप से इसको जो है मुझे लगता है कि आप ध्यान देंगे। रत्नागिरी, विपुलगिरी, वैभवगिरी, वैभवगिरी, सोनगिरी। ठीक है, और जो 5वां आपको नजर आएगा वह आपको उदयगिरी नजर आएगा, उदयगिरी। ठीक है, तो यह टोटल आप देखेंगे 5 जो है आपको नजर आएंगी, जो मुख्य रूप से आप देखेंगे 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ जो राजगीर है वह यह पहाड़ियां हैं। विशेष तौर पर इनका नाम ध्यान रखिएगा और बहुत ही पवित्र पहाड़ियां मानी जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों कहा जा रहा है कि बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इन सबसे नई। ठीक है, यह एक प्रश्न है और आप देखेंगे यह आज का आपका अंतिम प्रश्न है इस सेशन का। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छे से इसको अटेम्प्ट करेंगे और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी के बारे में पूछा जा रहा है, हमने आपको बताया भी है। ठीक है, हमने आपको बताया है, तो आप एक बार गौर करेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रेणी का एक भाग है। अभी हमने इससे संबंधित प्रश्न किया था, जिसका निर्माण आप देखेंगे तो भूवैज्ञानिक कालक्रम के सबसे नए युग यानी प्लेस्टोसीन काल की बात करें, है ना, तो यह मानी जाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से जो जियोग्राफिकल टेबल है, जो जियोलॉजिकल टेबल है, इस पर अगर आप गौर करेंगे तो इसको प्लेस्टोसीन, जो प्लेस्टोसीन युग है इसका माना जाता है। तो विशेष तौर पर आप गौर करेंगे इस काल में जो है मुख्य रूप से यह देखने को मिलता है। सोमेश्वर श्रेणी एक बहुत ही नवीन और बलित यानी कि आप देखेंगे तो एक फोल्ड है ना, एक फोल्ड पर्वत का हिस्सा है। पारसनाथ पहाड़ी छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, यह छोटा नागपुर का हिस्सा है। ठीक है, और यहीं पर राजमहल की पहाड़ी की बात करें तो जुरासिक काल में आप देखेंगे ज्वालामुखी गतिविधियों से बनी है, जो सोमेश्वर श्रेणी से काफी पुरानी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बारे में जुरासिक काल को भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी पहाड़ी जो है जुरासिक टाइम पीरियड की बिहार में देखने को मिलती है। और यहीं पर खड़गपुर पहाड़ी की बात करें, है ना, तो आप ध्यान रखिए खड़गपुर पहाड़ी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से बनी है। धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, है ना, इनसे बनी हुई है। इसको आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, जो भारत की प्राचीनतम चट्टान प्रणालियों में से एक आपको नजर आएगी। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से गौर करेंगे, है ना। इसके अलावा पारसनाथ जो महल है इसकी अगर हम बात करें तो पारसनाथ राजमहल और खड़गपुर की पहाड़ियाँ अत्यंत प्राचीन जो प्री कैम्ब्रियन और जो है मुख्य रूप से, और आप देखेंगे जो कल्प है इससे संबंधित है, इसलिए आप प्री कैम्ब्रियन और जो कल्प है इससे संबंधित है, इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे जो सोमेश्वर श्रेणी है ना, सोमेश्वर श्रेणी जो है आप देखेंगे तो इन सब में सबसे नई आपको नजर आ जाती है ना। सोमेश्वर श्रेणी जो है सबसे जो है नई जो है आपको देखने को मिलती है। तो आप ध्यान रखिएगा इन सबों से नई है जो है सोमेश्वर श्रेणी। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। 42वीं बीपीएससी में पूछा गया है प्रश्न, इसको आप
गौर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपके टोटल आप गौर करेंगे तो जो जितने भी प्रश्न हैं यह जो है कंप्लीट होते हैं। अब हम कल के सेशन में फिर से एक बार मिलेंगे और उन सभी प्रश्नों को आपके साथ डील करेंगे जो ज्योग्राफी के और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, जिनसे जो है मुख्य रूप से आपको थोड़ा सा एक और नया दिशा मिलेगा। आप बेहतर तरीके से ज्योग्राफी में और सारी चीज़ों को ग्रिप कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट सेशन में फिर से बात करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने कल के जो है क्वेश्चंस पर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का साथियों, संस्कृति पीसेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ मेरे साथ भी जुड़ने के लिए।